तुम लोगों से हो पाएगा क्या? कहां से लेकर आओगी? हमें इन 13 दिनों तक बहुत ही चौकन्ना रहना होगा और बड़ी होशियारी के साथ ये काम करना होगा। अगर जरा भी चूक हुई तो खत्म। अब बताओ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नश्वर शरीर को भेदा जा सकता है किंतु आत्मा को नहीं, जो अमर है। उद्धरेदात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपनी मन की शक्ति के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाएं। अब से कई वर्षों पहले चरक सुश्रुत वाग्भट, जो आयुर्वेद के महर्षि माने जाते हैं, प्राणियों के जन्म मरण के विषय में चर्चा करते समय एक शिष्य ने उनसे प्रश्न पूछा कि जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तब आचार्य ने उत्तर देते हुए कहा कि यदि प्रत्येक प्राणी के देह में एक चेतन धातु हो तो वो जीवित, और यदि ना हो तो मृत कहलाता है। फिर वो शिष्य पूछता है कि ये चेतन धातु क्या है, तो आचार्य बताते हैं कि वो परमात्मा का एक हिस्सा है जो किसी को नजर नहीं आता, और उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर के हृदय वाले भाग में होती है, ऐसा सुश्रुत आचार्य का मानना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी वृद्ध शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब आत्मा की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो अपने मूल स्थान परमात्मा से मिल जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो वो मृत्यु की अग्नि में जलती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की संख्या 13 मानी गई है। जैसे कि 13 मिनट आत्मा को शरीर से बाहर आने के लिए 13 मिनट का समय लगता है। 13 घंटे आत्मा अपने शरीर को खोने के कारण 13 घंटे तक तड़पती है। 13 दिन आत्मा अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने सगे संबंधियों के इर्द गिर्द घूमती है। 13 महीने इस समय में आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और 13 साल आत्मा प्रेत आत्मा बनकर सजा भुगतती है। पुराण के अनुसार आत्मा के लिए शुरू के 13 दिन अत्यंत कठिन होते हैं। और साथ में गरुड़ पुराण में ये बात भी लिखी है कि देह से निकलते ही आत्मा देह की बाईं ओर आकर बैठती है और 13 घंटों तक अपने देह के साथ ही रहती है। अपने संबंधियों को रोने से मना करती है, किंतु उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पहुंचती। देह पर जब कोई आकर हार चढ़ाता है तो आत्मा, जिस देह ने मुझे आश्रय दिया था, तूने उस पर हार चढ़ाकर उसका सम्मान किया है, बोलकर उस इंसान से गले मिलती है। ये पता चलने पर कि उसे उसका स्पर्श अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा दुखी होकर देह की बाईं ओर आकर बैठ जाती है। इसीलिए सभी धर्मों में पार्थिव शरीर के बाईं ओर ही उनके सगे संबंधियों को बिठाया जाता है। देह को घर से ले जाते समय उस दुखी आत्मा के कारण घर वालों पर कोई संकट ना आए, घर में दीप जलाया जाता है, क्योंकि अव्याप्त आत्माओं को रोकने की शक्ति केवल अग्निदेव में होती है। पुराणों के अनुसार वो आत्मा अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए 13 दिनों तक अपने सगे संबंधियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसी ही एक आत्मा के 13 दिनों के सफर की ये एक कहानी है।
मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, बताओ ना प्लीज। मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो। अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ रुक जाओ प्लीज, जाने की बात मत करो जान। अच्छा, जान बोलकर तुम मुझे यहाँ पर इतना इंतजार करवा रहे हो, ये गलत नहीं है क्या? कसम से कहता हूँ गलत है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को इतनी देर तक इंतजार करवाना ये भी तो गलत है ना। अच्छा, तो इस बात का तुम मुझसे बदला ले रहे हो? नहीं सूची, तुमसे किसी भी बात का बदला लेना या बुरा सोचना मुझसे नहीं होगा। मेरी तो हर धड़कन बस तुम्हारा ही नाम लेती है। लो सुनो, आई लव यू सूची। आई लव यू टू। नमस्कार। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ पर अपनी पोस्ट कभी नहीं भूलना, हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना। टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मेरा भी यही सपना है कि मैं इस राज्य का डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर सकूं। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मेरे अपने गांव बीदर से। कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई आइडिया आए, आप मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे। एंड बी अ गुड ऑफिसर मिस्टर राम। ओहो, कौन है? कौन है? कौन होगा? कौन है? हेलो। Jai Bhavani Tours and Travels. या, Rishi from AV Developer speaking. टेल मी सर। Our delegate Mr. Ramanujam will arrive to be there today morning ओके सर। from Hyderabad at 10:30 Okay. by Mumbai Express. So could you please arrange a vehicle for him? ओके, श्योर सर। कैन यू प्लीज सेंड हिज डिटेल्स सर? Okay, I'll share the details through email and please ensure to do the needful. ओके सर, I'll make it with pleasure. Thank you so much for choosing Jai Bhavani Tours and Travels. Thank you. Thank you, sir. हेलो, आप अभी कहाँ हैं सर? ऑन द वे टू ऑफिस मैडम। तो एक काम,
कहिए ना, आपका हुक्म सर, आंखों पर। अब तुम जहाँ भी हो वहाँ से यू टर्न मारकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुँचो। ओके, उसके बाद? हैदराबाद से एक रामानुजम नाम का आदमी आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। गाड़ी मिली ना सर? हाँ अभी मिली, मैं आ रहा हूँ। वैसे मेरे स्टेटस के हिसाब से बहुत छोटी गाड़ी है, अगर बड़ी गाड़ी होती तो ज्यादा अच्छा होता। इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी, नो प्रॉब्लम। बी ऑन द लाइन। ओके सर। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम लोगों ने मुझे कोटेशन भेजा है? जरा इंक्वायरी करो। अभी बता दो सर। सॉरी सर। अरे अरे अरे, अबे तू पीकर चला रहा है क्या? थोड़ा ऐसा चलाना यार, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जी सर। हेलो 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 हेलो। हाँ क्या हुआ भाई? अभी बताता हूँ बोलकर इतना टाइम लगा दिया तूने। अभी मैं कर रहा हूँ सर, बस 2 मिनट। क्या यार 2 मिनट लगेगा कह रहा है? सही से बता कितना टाइम लगेगा। सर भेज दिया सर, देख लीजिए। हाँ शुक्र है, देखता हूँ। ड्राइवर सर। गो फास्ट। ओके सर। ए सुन, थोड़ा एसी हाई कर। ऐसे क्या देख रहा है? एसी बढ़ाने बोल रहा हूँ ना तुझे। एसी फुल है सर। यहाँ रोड भी बेकार है और कार भी बेकार है, नेटवर्क भी नहीं है। वहाँ देखो कितनी गंदगी है। छे, पता नहीं कैसे जीते हैं यहाँ। हैं? कार की कांच धोते हो या नहीं? हैं? तू पिया है क्या? मैनर्स नहीं सिखाई है क्या? मैं इज्जत से ही पेश आ रहा हूँ सर। तू तो बहुत ही घमंडी है। सर, घमंड हम सिर्फ घमंडियों को दिखाते हैं और उनको अच्छे से नहा धोकर पूरी तरह से धो डालते हैं सर। सर, हम अतिथि सत्कार में एकदम टॉप पर हैं सर। हम मेहमान की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते सर। ये सब रहने दो, गाड़ी तो कंडीशन में है ना? ओ, गाड़ी एकदम सुपर है सर। सर, 1 साल हो चुका है, इस गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया। आह, बहुत सुपर गाड़ी है भाई तेरी। 1 मिनट सर, मैं चेक करके देखता हूँ। हाँ कर ले। अचानक बंद कैसे हो गई? सब कुछ तो ठीक है। सर, बस 2 मिनट सर, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ जल्दी कर। ज्यादा टाइम नहीं है। सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर चल क्यों नहीं रही है? सर, आप बाहर क्यों आ गए सर? बहुत धूप है सर, अंदर बैठिए, मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। बस 2 मिनट सर। सर प्लीज। 2 मिनट बोलकर 2 घंटे लगा दिए तुमने बनाने में। सर प्लीज सर। वक्त की कीमत जानता है तू? सर प्लीज सर। एक कस्टमर को बिठाने से पहले गाड़ी कैसी है, ठीक है या नहीं, ये पहले चेक करने के बाद फिर लेकर आना चाहिए था। इतनी अकल नहीं है तुझे? इडियट। रुक, तेरे सेठ को फोन लगाता हूँ मैं। सर मेरा काम चला जाएगा सर। सर प्लीज। इंपोर्टेड सूट गंदा कर दिया तूने, इडियट। नहीं, छोड़ो मुझे। अरे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो?
क्या हुआ सर? क्या बात है? आपको किसने हाथ मत मारा? लगा। बोलिए ना सर। कितना मारा तुमने मुझे? सर मैंने मारा? हाथ मत लगा। खुद मारा और पूछ रहे आप किसने मारा? सर हाथ मत लगा बोला ना। सर चलिए हाथ सर। मत लगा। जा सर रुकिए तो। बाप रे। ओहो, आखिर हुआ क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तुम यहाँ काम करने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? हाँ, कस्टमर हमारे लिए भगवान है। कस्टमर इज गॉड फॉर द बिजनेसमैन। और तुमने उन्हें मारा? उन्होंने ऐसा क्या किया जो तुमने उन्हें मारा? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया मतलब क्या? क्या वो जानबूझकर अपने कपड़े फाड़कर यहाँ तमाशा करने आए थे? तुम्हारे भाई की वजह से मैंने काम पर रखा। जब आए थे तो कैसे थे और अब कैसे हो गए हो? सर वो तुम जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। जाओ जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। दिखाई नहीं देता? मरना क्या तुझे? चल साइड हट। चल मरने के लिए हमारा ही ट्रक मिला था क्या तुझे? हाँ? अरे सुनाई नहीं दे रहा? ओ भाई सुनो चल, भाई मैं हटो। तो गाड़ी चला दूंगा तुझ पे। अरे क्या सोच रहा है? चल। कहाँ से चले आते? जा जा। आप चलिए गाड़ी चलाइए। मैं जा रही हूँ माँ। सूची, नाश्ता तो करके जाओ बेटा। अरे नहीं माँ, वो अभी तैयार भी नहीं हुआ होगा, आलसियों की तरह सोया पड़ा होगा। और आज तो ऑफिस जल्दी भी पहुँचना है। चलती हूँ माँ। ठीक है, संभल कर जाओ। तुम भी ख्याल रखना। बाय। दीपू, दीपू, अरे क्या हुआ दीपू? ए, क्या हुआ सुची? चिल्ला क्यों रही हो? वो यहाँ पे ओह, कॉकरोच देख लिया?
बैचलर के घर में कॉकरोच वगैरह, बाथरूम में गंदा अंडरवियर, ये सब तो कॉमन चीजें यार। मैं तो डरपोक हूं ही, तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो। तुम्हें तो पता ही होगा, कल जिस फंक्शन में जा रहा हूं वहां पर एक हीरो आने वाला है और मेरा बॉस मुझे बहुत पसंद करता है। कभी कभी चिल्लाता है पर वापस बुला लेता है ना? हाँ। हे, तुम इतनी खामोश क्यों? अब उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, चलो देर हो रही है। आप ग्रेट हैं बॉस, दिन में भी देखने से सबकी हवा निकल जाए ऐसी फिल्म बनाई है। रियली आप एक रियल स्टार हैं बॉस। बोलकर साइलेंट मोड में भी क्या एंट्री दी आपने बॉस, रियली सुपर बॉस। वाइब्रेशन मोड पे कहिए मैडम। हेलो दीपू, कहाँ हो तुम परेशान क्यों हो सुची? मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। इतनी सी बात है? 2 मिनट्स, मैं अभी मंदिर के पास पहुंचता हूं, ठीक है? ओह, बॉस का फोन। ठीक है बॉस। कौन था? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या हुआ सुची, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बड़ी परेशान लग रही हो। वो सुबह जब तुम्हारे घर आई थी तो मुझे अजीब सा लगा। अच्छा, मुझे भी यार 2-3 दिन से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया। अच्छा, कल फंक्शन कहाँ है? वहीं बीदर फोर्ट में। फोर्ट में है? तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? हे, वहां जाकर देखने के बजाय घर में रहकर टीवी पर देखो, वहां पब्लिक बहुत होगी। नहीं बाबा, रहने दो, तुम ले जाओगे या नहीं? ए, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ठीक है, ले चलूंगा। दीपू, हीरो असल में कैसे होते हैं? मतलब दिखने में कैसे होते हैं? और कैसे होंगे, वो भी मेरी तरह स्मार्ट होते हैं। और हीरोइन कैसी होती है? हीरोइन वो भी सुंदर होती हैं। मुझसे भी सुंदर होती हैं क्या? तुमसे तो बहुत सुंदर होती हैं। तुम्हें तो मेरा मतलब वो नहीं है यार, लड़कियां तो फूल की तरह होती हैं, जो पेड़ पर भी अच्छी लगती हैं और पेड़ से तोड़ने के बाद भी। अब तुम्हें ही देख लो, दिन के उजाले में तुम कितनी ब्यूटीफुल लगती हो और रात में और भी ज्यादा हसीन लगती हो, और पास आने पर चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। सच कह रहा हूँ, आई लव यू सुची। आई टू लव यू दीपू। सुची, तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं क्या? मैं फंक्शन में खा कर आई हूँ, तुमने खाया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन तुम ऐसे ही मत सोना, एक गिलास दूध पी लेना। ठीक।
हेलो, ये कब हुआ? कहाँ? ओके। इसने आत्महत्या क्यों की? जिसने मुझे फोन किया था उसे बुलाया क्या? हाँ सर, वो आ गया है। बुलाओ उसे। पवन सर, वो आ गया। नमस्ते सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और रिपोर्ट लेके थाने आ जाना। ठीक है सर। और इसका फोन नंबर भी ले लो। ओके सर। इंक्वायरी के लिए इसे बुला लेना। ठीक है सर। आज सुबह रामेश्वरम नाम की एक कॉलोनी में एक व्यक्ति ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और बताया जा रहा है कि ये हत्या भी हो सकती है। इस मामले को लेकर पुलिस इंक्वायरी भी शुरू हो गई है और इस जगह की तलाशी भी हो चुकी है। एक पड़ोसी से पूछने पर पता चला है कि वो मरने वाले व्यक्ति का नाम उदय है और वो तरकारी बेचता था। कैमरामैन सुरेश के साथ कार्तिक। खुदा हाफिज पंडित। तुमने खबर सुनी क्या रफीक? हाँ, खबर सुनी मैंने। उसके लिए इतना टेंशन काहे को ले रहे हो तुम? पहले अपना काम निपटाओ। लेकिन रफीक, कल मैंने आगे की बात आगे सोचेंगे। फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। रफीक, रफीक। उसने आत्महत्या क्यों की? सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी ना, तो तुम्हारे घर के पास बहुत भीड़ थी। क्या हुआ था? मेरे घर के पास जो उदय रहता था ना, हाँ। उसने खुद को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस वहाँ इंक्वायरी के लिए आई हुई थी, इसीलिए भीड़ जमा हो गई। ओह अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी मिलता था हाय हेलो करता था। अच्छा, ठीक ही लगता था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। खैर छोड़ो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है ना? सुची कहाँ चली गई? सुची, 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 सुची।
कहाँ हो तुम लोग? आओ इधर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया और किसको मारा है? क्या हुआ है सूची? वो कितना खतरनाक है तुम्हें पता भी है? अगर वो चाहे ना तो वो हमें यूं चुटकियों में खत्म कर सकता है, समझे? ऐसे आदमी को उसी के एरिया में जाकर मारा। हे भगवान, मैंने रिक्वेस्ट की इसीलिए उन्होंने छोड़ भी दिया, नहीं तो तुम तो गए थे। अच्छा, तुम तो झगड़े का नाम सुनकर ही भाग जाते थे, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? ऐसा क्यों किया तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं किया सूची, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कह क्या रही हो। इतना सब कुछ करके तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर क्या हुआ है बताओ तो। तुम नहीं समझोगी, छोड़ो ना माँ। अच्छा, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना? ये यहाँ पुतले की तरह बैठा हुआ है और तुम हो कि पागलों की तरह बड़बड़ बड़बड़ करती जा रही हो। यस करेक्ट, मैं पागल हो गई हूँ। तुम सही कह रही हो माँ, अब समझ गई। इसे कहाँ लेकर जाना चाहिए? चलो मेरे साथ। सूची, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, इनका टेस्ट करने के बाद मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। इनका माइंड बैलेंस, IQ, थिंकिंग कैपेसिटी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपके कहने के अनुसार स्प्लिट पर्सनालिटी के कोई सिम्टम इनमें नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर, मैंने जो... नथिंग टू वरी, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। यू मे गो। और कितने दिन ऐसे ढूंढते रहेंगे हम लोग? अब उनके दिमाग का दही हो रहा है, जल्दी खोजो सर। ठीक। इसे देखकर तो लग ही रहा है यहाँ का डॉक्टर क्या, कोई विदेशी डॉक्टर भी इसके बारे में यही कहेंगे। मतलब
मतलब डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसे कहाँ लेकर जाना चाहिए और इसके साथ क्या करना चाहिए ये मुझे पता है। आपने जो बताया वो इसके साथ सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, 6 दिनों से हो रहा है। 6 दिनों से हम लोग सिर्फ किले के चक्कर लगा रहे हैं पंडित। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, पता नहीं क्या होगा। तुम जरा शांत रहोगे क्या? बाबा ये किस लिए? वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिनों से एक बहुत ही ताकतवर रूह इसके पीछे पड़ी हुई है और वही इसे सता रही है। उस रूह से कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसे क्या तकलीफ हो सकती है? वो इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये जानना आसान नहीं है। मिला? नहीं मिला। यहाँ जाऊं? या यहाँ? मुझे मिल क्यों नहीं पा रहा है? हाँ, यहीं कहीं है। सिर्फ यही नहीं, चाहे कहीं भी जाओ उसका राज कभी जान नहीं पाओगे। यस यस, यही वो जगह है जिसे हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। फाइनली वी गॉट इट। 6 दिनों से हम लोग जिस जगह को ढूंढ रहे थे आज वो मिल ही गई। इंशाल्लाह पंडित जी आपने कर दिखाया। यस, क्योंकि वो एक असंतुष्ट आत्मा है। वो इंसान की रूह में घुसी हुई है। अपनी इच्छा पूरी किए बगैर वो आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। 13 दिनों तक वो इसके साथ रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पास अपना काम पूरा करने के लिए 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बचे? रफीक, शफी, मुरली, आज शाम को ठीक 7 बजे तुम लोगों को 7वें दिन का काम जो मैंने बताया था वो शुरू कर देना चाहिए। ठीक है सर। हो जाएगा पंडित। हाँ, ये जो 7 दिन है इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। 8वें दिन से हम लोग अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बट हमें ये 7 दिन बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। लेकिन आपको आगे 7 दिनों तक इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंचुरी की लड़की होकर तुम किसी बाबा पर यकीन कर रही हो? 6 दिन खत्म हो चुके हैं, 7 दिन ही बाकी हैं। इस तरह 13 दिन आत्मा वात्मा पीछा करती है, ये सब बकवास सुनकर अपना दिमाग खराब करके बैठी हो। तुझ में दिमाग है या नहीं? मार्केट में जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर वो नहीं देखती तो मैं इतना परेशान नहीं होती। और उस दिन उस हैदराबाद की क्लाइंट ने इसके बारे में कंप्लेन भी की, पर मैंने नहीं माना। इनफैक्ट बॉस को भी मैंने कन्विंस कर लिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कल से उसके बारे में बहुत डर लग रहा है। देख सूची, इट मे बी अ साइकिक वाइब्रेशन। उसके लिए इतना अपसेट मत हो। हमने साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया, उसने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर कोई किसी लड़की को छेड़े तो ये स्वाभाविक है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ सहन नहीं करेगा। और ऐसे में अगर जिन लोगों ने तुम्हें छेड़ा उसको उसने बुरी तरीके से मारा, तो इसमें उसने गलत क्या किया? तुम एजुकेटेड होकर भी ये सब सोच रही हो। अगर भगवान जैसी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है तो शैतान जैसी नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती? मुझे बहुत डर लग रहा है ज्योति, कहीं मैं उसे खो ना दूं। रिलैक्स सूची, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई रूह वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। दीपू के साथ थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने चली जाओ। एनवायरनमेंट के चेंज होते ही तेरा डिप्रेशन मूड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अगर बाहर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? बात तो सही है। तू एक काम कर, यहाँ वहाँ घूमने के बजाय मेरे अंकल का आयुर्वेदिक सेंटर है, अगर वहाँ गई तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा।
अगर तू अभी हाँ कहेगी तो मैं फोन करके अरेंजमेंट करवा देती हूँ। ठीक है। कम ऑन सुची, सब ठीक हो जाएगा। चल अब। तुम हो? क्या हुआ दीपू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या बताऊं सुची, दरवाजे की घंटी भी बजती है तो खोलने में डर लगता है मुझे। अजीब सी आवाजें मुझे बार बार सुनाई देती हैं। अगर यही चलता रहा तो सच कहता हूँ मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो सुची। अरे बुद्धू, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डोंट वरी, आई एम विथ यू। आई लव यू सुची, आई लव यू। आई लव यू टू। बेटा दीपू। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा दीपू। तुम्हें रात को कोई डरावना भयानक सपना आता है क्या? और फिर उस सपने में तुम्हें कोई बुला रहा है, ऐसा महसूस होता है क्या? ऐसे सपने तो नहीं आते सर, लेकिन क्या? हकीकत में ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं सर। अच्छा। यही कुछ 8-10 महीने से पता नहीं क्यों मेरे घर जाते ही कोई मेरे आगे पीछे आसपास घूम रहा है, मुझे अपने पास बुला रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये बात तुमने अपने माँ बाप को बताई? कहने के लिए कोई मेरा अपना है ही नहीं सर, मैं अनाथ हूँ। ओ माफ करना मुझे। माँ बाप तो नहीं है, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसने मुझे हमेशा एक भाई की तरह संभाला है। उसे बता सकता था पर वो 10 दिन पहले चेन्नई गया हुआ है। ठीक है, बढ़िया। क्या तुम्हें प्रेत, भूत, आत्मा, पुनर्जन्म
इन चीजों में विश्वास है क्या? सर वो ठीक है, चलो मेरे साथ। श्लोक सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सुनाई दे रहा है। इसे यदि संभव हो तो धीरे 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 दोहराते जाओ। ठीक है सर। और फिर कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, ये सब धीरे धीरे याद करते जाओ। याद करो बेटा, याद करो। बीदर के नवाब का काम लाजवाब है। बस आपकी दुआ है भाईजान। गुलबर्गा के कवाजे बंदे नवाज से लेकर बीजापुर तक हमारा ही हुक्म चलता है, लेकिन यहाँ भी राज करना चाहते हैं। आप हमसे बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके गुलाम हैं। मेरे कहने का मतलब गुलामी नहीं है। बस कह दिया ना, शहंशाह अब आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। गुस्ताखी माफ हो जनाब। बीदर शहंशाह की आन है, शान है। अगर यहाँ किसी ने कदम भी रखा ना तो उसे चीर के रख देंगे, क्योंकि यह किला शहंशाह की जान है। और इस तरह से हैदराबाद प्रांत के नवाब और बीदर प्रांत के नवाब दोनों रिश्ते में सगे भाई होने के बावजूद अधिकार के लोभ ने उनके बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। एक साधारण सेनापति ने मुझसे ऐसी बात की ये सोचकर हैदराबाद के नवाब को अपमान महसूस होता है और वो अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस सेनापति की खुददारी देखकर बीदर के नवाब को खुशी तो बहुत होती है, लेकिन एक तरफ संबंध और दूसरी तरफ अधिकार, इन बंधनों में बंधकर दोनों भाई परेशान रहने लगते हैं। अब तुझसे गुलामी नहीं, बल्कि तुझे मारकर सुल्तान बनकर दिखाऊंगा। और वहां हैदराबाद के नवाब अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश में लगा रहता है और साथ ही साथ बीदर पर कब्जा करने का मंसूबा बनाता रहता है। और इधर बीदर के नवाब औरंगाबाद के सफर के दौरान एक सुंदर सी कन्या को देखकर मोहित हो जाते हैं। उसकी 7 पत्नियां होने के बावजूद मैं इस लड़की से शादी करूंगा, ऐसा संदेश उसके माँ बाप को भिजवाते हैं।
हसीना हमारी अगली बेगम है। राजा के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत लड़की के माँ बाप में नहीं थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी सुंदर कन्या का विवाह राजा के साथ कर देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक गर्व की भी बात थी। वो कन्या नवाब के साथ बीदर के लिए निकल पड़ती है और बीदर की प्रजा बड़े धूमधाम से इन दोनों का स्वागत करती है। अंगारों पर चलने वाले पैर मखमल के बिस्तर पर हैं, लेकिन आपके चेहरे का बेगमी ताज कहाँ खो गया जानसीन? जनाब, आपसे क्या छुपाना। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की बेनाम बेगम बनूं या 8वीं हसीना बनूं। मैं तो अपने दिल में पनाह देने वाले एक दिलदार को चाहती थी। बस माफ कीजिए जनाब। आप हमारी बेगम तो हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ की रियाया हैं और लोगों के साथ जबरदस्ती करना हमारे इस जिस्म में जब तक जान है तब तक तो ये मुमकिन नहीं। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं हसीना? एक बात सुन लीजिए, आपके दिल में अपनी जगह बनाने के बाद ही मिलेंगे। कुछ दिनों के बाद हैदराबाद के नवाब बीदर के नवाब को एक पत्र भेजते हैं। पत्र में लिखा होता है कि अगर पत्र के मिलते ही 15 दिनों के भीतर तुम मुझसे आकर नहीं मिलोगे तो मैं युद्ध की घोषणा कर दूंगा। भाईजान होने के नाते हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना ऐलान जंग के लिए हम भी तैयार हैं। प्रजा की खुशी के लिए, भाई से अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए युद्ध ना करने का निर्णय करके वह हैदराबाद जाने की तैयारी शुरू करते हैं। उसी समय औरंगाबाद से भी एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि रानी के पिता की तबीयत ठीक ना होने के कारण उनके पिता रानी से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। ऐसी हालत में क्या करें क्या ना करें सोच सोचकर राजा एक फैसला करते हैं और अपने वफादार सैनिक को अपने पास बुलाते हैं और रानी को पूरी हिफाजत के साथ औरंगाबाद ले जाने की जिम्मेदारी उसे सौंप देते हैं। जी हुजूर। या खुदा, ये किस इम्तिहान में फंसा दिया है तूने। शहंशाह से ये बात मैं कैसे बयां करूं कि उनकी रानी मुझे चाहती है। अपने शहंशाह के भरोसे की कीमत मैं कैसे चुकाऊं, और शहंशाह के हुक्म को मैं मना भी नहीं कर सकता। हाँ, यही ठीक होगा। फिर सेनापति अपने एक करीबी मित्र को बुलाता है और उसे एक छोटा सा बक्सा और एक पत्र लिख कर देता है और कहता है कि अगर मैं किसी कारणवश वापस नहीं लौटा तो ये चीज़ें अपने नवाब को दे देना। और इसके बाद वो रानी को लेकर सफ़र पर निकल पड़ता है और फिर रास्ते में। मैं आज तक तेरे जनाब के साथ बिस्तर पर हुई नहीं। मुझे पता है। तू मुझे कबूल कर ले। जहां पनाह से गद्दारी जब तक इस जिस्म में जान है तब तक मुमकिन नहीं है। मेरा ये वादा है कि हमारा ये नाता शहंशाह को पता नहीं चलेगा। वो मेरे खुदा हैं और मेरे खुदा के साथ न मैं गद्दारी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। मैं भी देख लूंगी मुझसे बेवफाई करके
शहंशाह से कैसे वफादार रहेगा? रानी सेनापति को उससे प्यार करने के लिए जबरदस्ती उकसाती है। चूंकि वफादार सेनापति मना कर देता है, इसलिए रानी उसके ऊपर आरोप लगाती है कि सेनापति ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये खबर सुनते ही नवाब सेनापति से कुछ पूछे बिना ही सब कुछ सच मानकर उसे द्रोही करार देता है और उसे फांसी पर चढ़ा देता है। और जैसे ही ये बात सेनापति के मित्र को पता चलती है, वो बक्सा जो सेनापति ने उसे दी थी नवाब को सौंप देता है। ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ करना। अगर आप एक इशारा करते कि 100 लोगों से लड़कर आ, तो मैं खुशी खुशी चला जाता। अपनी जान की बाजी लगाकर मैं दुश्मनों को मार गिराता या उनके हाथों आपकी खातिर अपनी जान दे देता। मगर आपने एक बहुत मुश्किल काम सौंपा, आपकी बेगम को मेरे साथ भेज दिया। अफसोस की बात यह है कि आपकी बेगम आपको नहीं बल्कि मुझे चाहती है। औरंगाबाद के इस 3 दिन के सफर में अगर जवानी के जोश में मैं बहक गया, आपसे गद्दारी करने का बोझ मैं सह नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी मर्दानगी को खत्म कर रहा हूं। ये कैसी गलती हो गई मुझसे? अपने राजा के प्रति वो सेनापति इतना वफादार था कि उसने अपना लिंग काटकर अपने पुरुषत्व का त्याग कर दिया था ताकि उससे कोई गलती ना हो। नवाब को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो नवाब क्रोध में आकर रानी को भी फांसी पर चढ़ा देते हैं। लेकिन रानी की मौत से भी नवाब को तसल्ली नहीं मिलती। एक फरेबी औरत की वजह से अपने उस वफादार सेनापति को खोने के गम में वो टूट से जाते हैं। अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है तो उस जन्म में मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसी दुआ वो नवाब ऊपर वाले से मांगते हैं। और इन सारे फसाद की जड़ और कोई नहीं बल्कि हैदराबाद का नवाब था। औरंगाबाद से मैंने ही एक हसीन लड़की को तेरे पास भेजा। एक ही तीर से 2 शिकार किए और तुझे और तेरे सेनापति को खत्म कर दिया। तेरे ही हाथों से उसे फांसी का फंदा पहना दिया। उस दिन उसकी आवाज बीदर के किले में गूंज रही थी ना, अब मेरी हंसी की आवाज पूरा बीदर सुनेगा। वो सेनापति और कोई नहीं, तुम ही हो। क्यों दीपू, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? बिल्कुल आश्चर्य होने वाली बात ही है, क्योंकि ये एक सच है। तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी मुझे कैसे पता चली, यही सोच रहे हो ना? हाँ, यही तो आयुर्वेद है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, बहुत ही पुरानी, बहुत ही पवित्र जीवन का विज्ञान है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तभी मैंने तुम्हारी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। फिर मुझे पता चला कि पिछले 10 दिनों से एक अत्यंत ही अज्ञात शक्ति, एक पवित्र आत्मा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है। मंत्रों के उच्चारण से उस आत्मा से मैं संपर्क करने की कोशिश करता रहा। हाँ, मुझे सफलता मिल गई। इस प्रयोग से मुझे जो पता चला है कि जो तुम्हारा पीछा कर रही है वो राजा की आत्मा है। पिछले जन्म में निर्दोष होने के बावजूद तुम्हें फांसी पर चढ़ाने की जो उसने भूल की, उसकी वजह से वो पश्चाताप की आग में जल रहा है और प्रायश्चित के लिए ही इस जन्म में तुम्हारा पीछा कर रहा है। इतने दिनों से वो आत्मा तुम्हारी रक्षा कर रही है, इसीलिए पिछले 10 दिनों से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है।
वो आत्मा तुम्हें डराने के लिए नहीं और ना ही तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही है, बल्कि तुम्हें बचाना चाहती है। उसे सिर्फ 13 दिनों का ही समय मिला है, जिसमें से 10 दिन बीत चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं। तुम्हारे ऊपर जब भी किसी प्रकार का संकट आ रहा है, वो हर बार अपने तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। अब तुम्हें खतरा किससे है, वो तुम्हें कैसे बचा रही है, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन वो आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन तुम उससे डर रहे हो, इसीलिए वो चुप है। अगर वो प्रेत आत्मा होती तो तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आती, या फिर तुम्हें जिन लोगों से खतरा है वो उनके ऊपर हमला करती। लेकिन ये एक पवित्र आत्मा है, लगभग परमात्मा का ही रूप। वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती, वो तो हमेशा सबका भला ही चाहती है, लेकिन सबका सीधा उसके साथ संबंध बनना संभव नहीं है। साधारण व्यक्ति तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जानते हो, साधारण व्यक्ति की बुद्धि उसके पास तक पहुंच ही नहीं सकती सच्चे लोगों के सिवा। समझ गए? 3, 8, 8, 5, 13 पुष्या। हाँ, आज से तीसरे दिन शाम को, पुष्य नक्षत्र शाम को ठीक 7 बजे अगर उससे बात करने का प्रयास करेंगे तो वो भी तुम्हारे साथ बात करने का प्रयास करेगी। ये कुल 13 मिनट का समय होता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है तो वो तुम्हें उसे बचाने की कोशिश करेगी। सच कह रहा हूं, अगर अब भी तुमने उसे जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, समझे? डरो मत, हिम्मत से काम लो, उसकी भावनाओं को समझो, वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। चलो बहादुर बच्चे, चलो। सुची, क्या हुआ माँ? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे माँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरगाह वाले बाबा की तरह ही 3 दिन ख्याल रखने को कहा है, बस इतना ही। पता नहीं वो क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं बहुत डर गई थी। मैं कुछ नहीं चाहती, बस तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए इतना काफी है। बस तुम दोनों की शादी करवा दूंगी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और तुम लोगों की नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्या पता क्या शुरुआत होगी। क्या कहा? कुछ नहीं, शादी आराम से होगी ना। शादी आराम से ही करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द मंगनी कर लेते हैं। तुम लोगों के आने से पहले मैंने पंडित जी से बात करके रखी है। कल का दिन बहुत शुभ है, उन्होंने कहा कल ही मंगनी करवा लो। कल ही? अरे इतनी भी क्या जल्दी है माँ? बेटा ये सब मैं नहीं जानती, मैं जो कह रही हूँ वो करो। हमेशा तुम्हारी ही जिद नहीं चलेगी। कल का दिन ही शुभ है ऐसा उन्होंने कहा है। उनका कहना है कल अगर मंगनी हुई तो शादी के बाद भी तुम दोनों सुखी रहोगे। ये लो। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनने वाली, कल हर हाल में मंगनी होकर रहेगी, बस। तुम्हारा क्या कहना है दीपू? हाँ। उस दिन सबको लग रहा था कि उसने खुद फांसी लगाई है, लेकिन इसमें तो लिखा है कि इट इज नॉट हैंगिंग डेथ। उसमें ड्रग्स इंजेक्ट किया गया था और ड्रग्स की वजह से ही हार्ट ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से मौत हो गई। हाँ आई थिंक दिस इज नॉट ड्यू टू सर्वाइकल प्रेशर। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर कितना चालाक है, तो फिर मर्डर करने वाला बहुत ही चालाक होगा। अच्छा, उस दिन स्पॉट पे इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ एविडेंस मिले थे ना जो तुम्हें दिए थे? यस। कहाँ है वो? ये लीजिए। गुड। भवानी ट्रेवल एजेंसी। वैसे प्रदीप और उदय नाम का कोई आदमी हमारे यहाँ काम नहीं करता सर। बट इस आईडी कार्ड में जो एड्रेस और फोन नंबर है वो यहीं का है ना? हाँ यस सर। क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए। हाँ सर, मेरा स्टाफ यहीं है, आइए मिलाता हूँ। हाँ अच्छा, तो नागेश जी ये आपके स्टाफ हैं क्या? ये ऑफिस स्टाफ है सर, इनके अलावा 6 ड्राइवर भी हैं। वो टूरिस्ट को अटेंड कर रहे हैं, आते ही उन्हें थाने भेज दूंगा। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, अब तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। वो आए तो मुझे बुला लीजिएगा। पक्का पक्का सर। थैंक यू, चलता हूँ। एनी टाइम आइए सर। मिस्टर नागेश। यस सर।
देखिए, जब तक मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के पहले आपका कोई भी स्टाफ या आपका ड्राइवर बिना मेरी परमिशन लिए कहीं दूर नहीं जा सकता है। ओके सर, ओके सर, मैं कह दूंगा सर। अच्छा नागेश जी, ये दोनों कौन है? ये दोनों भी स्टाफ है सर। हाँ। ये रिसेप्शनिस्ट सुचित्रा है और ये दीपू है ड्राइवर। ओह, नमस्ते सर। ये क्या है? आज हमारी एंगेजमेंट है सर, इसलिए इन्हें इनवाइट करने के लिए आए थे। मिठाई लीजिए। थैंक यू। लगता है इनविटेशन के पहले ही मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया। बाय द वे, सदा खुश रहो। भगवान आप लोगों की जोड़ी बनाए रखे। थैंक यू सर। सर शाम को मेरी सगाई, आप जरूर आइए। सिर्फ आज ही नहीं, अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। ओके, टेक केयर। सी यू मिस्टर नागेश। ओके सर। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ। जहाँ पर मर्डर हुआ है और हमें जो आईडी कार्ड मिला वो इस ट्रैवल एजेंसी का, ये तो कंफर्म हो गया है ना सर? तो अपने स्टाइल से जांच पड़ताल शुरू कीजिए सर। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ जाता तो हाँ सर। मेरी जगह पे तुम होते ना, और तेरी जगह पे मैं होता। देख, खूनी ने पहले खून किया, उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को फांसी से लटका दिया। और सबसे खास बात, उसने बिना सोचे समझे ये मर्डर नहीं किया। उसने बहुत होशियारी से नस में एयर इंजेक्ट करके बहुत ही चालाकी से मर्डर किया है। मेरी नजर में वो खूनी बहुत ही चालाक है, इसलिए उसने हमें डाइवर्ट करने के लिए उसका वो आईडी कार्ड उसने उस जगह पे फेंका ताकि वो हमें मिल जाए। इस तरह के केस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लगता है उसे उल्टे रास्ते पे चलने में मजा आता है। मैं भी उल्टे रास्ते पे चल के उसकी गर्दन दबोच लूंगा। हिसाब से यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ से इस जगह पर आते हैं तो इस जगह पर ही होगा।
तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो हमारे बार का रेगुलर कस्टमर था सर, और उस दिन फर्स्ट टाइम नहीं, उससे पहले भी कई बार ड्रिंक्स मंगवाया था सर उन्होंने, और सुबह जाकर मैं उनसे पैसे कलेक्ट करता था। उस दिन भी गया था सर। अच्छा, ये बताओ, रात को जब तुम ड्रिंक्स लेकर गए थे तब वो घर पे अकेला था क्या? हाँ, एक आदमी और था सर। उसे पहले कभी देखा था क्या? नहीं सर, पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन अब मैं उसे पहचान सकता हूँ सर। हाँ, गुड। उसके घर के पास कोई मेडिकल स्टोर है क्या? मेन रोड के पास एक है सर। ओके, तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ। ओके सर। इतनी चालाकी से खून किया है, मतलब इसके पीछे जरूर कोई मकसद है। मेडिकल स्टोर। कहाँ चला गया ये? कहाँ ढूंढूं? साहब, आपको किस ख्याल में डूबे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं। उस डॉक्टर ने जो कहा, अगर वो सच हुआ तो? उसके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? जो होना है वो होकर रहेगा। तुम बेकार में टेंशन मत लो। लेकिन वो... लेकिन मुझे नहीं सुनना। मैंने कहा ना, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पहले जैसे ही रहेंगे। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। कल शाम को मैं 5 बजे आऊंगी। तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें एक नई जगह लेके जाने वाली हूँ। ठीक है। खबर पता चली क्या रफीक भाई? बताएगा तभी तो पता चलेगा। राइट। अपना उदय है ना, उसने आत्महत्या नहीं की थी। तो कहना क्या चाहता है? उसका मर्डर हुआ था। मर्डर था? हाँ, और मर्डर करने वाले को पुलिस हर जगह तलाश कर रही है भाई। मूड क्यों खराब कर रहे? चुपचाप ही है, समझा इसको। सही कहा भाई, लेकिन हम मूड बनाने की बातें ही करते रहेंगे या सुल्तान की तरह एंजॉय भी करेंगे? कल शाम को 7 बजे जब वो पंडित काम खत्म करेगा, तब वहाँ के सुल्तान हम होंगे और हमारी आसपास की लड़कियां हमारी बेगम होगी। इसे कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा है? बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद जिंदगी में ऐश ही ऐश होंगे। वाह, हम सब सुल्तान होंगे और सारी लड़कियां हमारी बेगम। सुनना सर, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जाकर सिगरेट लेकर आ। हाँ ओके सर। बढ़िया है भाई। ज्यादा चढ़ गई क्या? मजा करेंगे भाई, मजा करेंगे। ये पूरा साम्राज्य ना हमारा होना चाहिए। हाँ भाई। ये नशा भी क्या चीज है यार? जी करता है बस पीता रहो। नशा करे उतरे ही ना। हट जाओ भाई। चुप कर।
क्यों बजा रहा है तू इतनी तेज? भाई साहब क्या है? थोड़ी देर के लिए गाड़ी हटा लीजिए ना, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। नहीं जाने दिया तो रोड तेरे बाप का है क्या? क्या? तो क्या मैं ऐसा बोलूं भाई? कौन है बे? आरटीओ ऑफिसर? ये बस अपना पुराना यार है। तेरे को तो उसी दिन मार देने वाला था, लेकिन तेरी किस्मत सही थी। क्या बोलूं बेटा, अगर तुझे मारा ना तो मेरा ही लॉस होगा, इसलिए छोड़ दिया। क्या रे, ये तेरी लवर है क्या? वाह, ये तो डांसर है। इधर आओ। क्या बाबा है? ये देखो हमारी रात की रानी इधर बैठी है। क्या लग रही है यार? हेलो हेलो हेलो, ये सब क्या हो रहा है भाई? पहले सीधे तो खड़े हो जाओ। ज्यादा सियाना मत बन, इसे छोड़ और दफा हो जा। चल, बिहार में मिलेगा तू, समझा? कस्टमर को ऐसे समय में छोड़कर चले जाना ठीक नहीं होता भाई, वो भी एक लेडी कस्टमर को ऐसी सुनसान जगह पे। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं भाई। है? ओ कबूतर, इतनी झाड़पट्टी क्यों दिखा रहा है? ये तेरी लवर है क्या? अरे ये बार डांसर है, समझा? जब वो बार में डांस करती है तो बार डांसर होती है, लेकिन अभी मेरी कस्टमर है। हम इतने शरीफ नहीं है जो तेरी बात सुन के चुपचाप चले जाएंगे। अबे फिल्म के हीरो की तरह डायलॉग क्यों मार रहा है बे? चल निकल यहाँ से, जाने मत। अरे बाहर आओ। मेरे पास पता ना। दोनों नहीं बताओ मेरे पास। अरे भूतिया, भागो भागो भाई। अरे भागो भाई, क्या कर रहे हो? उठो भाई, चलो बचाओ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बंद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शफी, मुरली, रफीक, क्या हुआ? पहले दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। बंद करो। बंद कर दिया है, पहले ये बताओ क्या हुआ? वो कोई पीछे से आकर मेरे को मारा। फिर गला दबाने लगा। किसी तरह जान बचाकर मैं भाग कर आया। तुम कैसे भी करके मुझे बचा लो पंडित। मुझे मालूम था कि ऐसा जरूर कुछ होगा। जानते हो क्यों? हम जो महान काम करने जा रहे हैं वो दिन कल है, भूल तो नहीं गए तुम लोग? मतलब कल 13वां दिन है, याद है ना? स्वाभाविक है, हमें अपने रास्ते से भटकाने के लिए कोई हमारे साथ ये सब कर रहा है। इनफैक्ट कल मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था। पंडित, कहीं उदय के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। सर, हमारे साथ भी कुछ बुरा हुआ तो? शफी, अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पहले अपने काम को अंजाम देने के बारे में सोचो। विश्वास रखो तुम लोग, कल ही उस काम को अंजाम देते हैं। बाद में एक तांत्रिक से मैं बात करके देखूंगा। अगर कोई हमारे पीछे जादू टोना करवा रहा है तो हम पर उसका प्रभाव ना पड़े, ऐसा कोई एक रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ कीजिए सर। हाँ, जल्दी करो पंडित। हाँ, तुम लोग धीरज रखो। कल की तैयारी हो गई ना रफीक? सब कुछ रेडी है पंडित जी, आपने जो जो कहा है वो सब कर दिया है। गुड, तो काम हो जाएगा ना? बिल्कुल पंडित जी। ठीक है। डरो मत, कूल रहो, कूल। डॉक्टर ने कहा था कि आज शाम को 7 बजे मेरे ऊपर मुसीबत आएगी। मतलब सिर्फ 13 घंटे बचे हैं।
ये कुल 13 मिनट का समय होता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है तो वो तुम्हें उसे बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको आगे 7 दिनों तक इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उससे बात करने का प्रयास करेंगे तो वो भी तुम्हारे साथ बात करने का प्रयास करेगी। नमस्ते सर। अरे पवन, क्या हुआ आज इतनी सुबह सुबह? सर, उस दिन रात को उदय के साथ जो आदमी था ना, वो कल रात हमारे बार में आया था सर। आपको मैंने उस वक्त फोन भी किया था, पर आपका फोन नहीं लग रहा था सर। अच्छा, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम रही हो। सर ये देखिए, मैंने उसकी फोटो ली है। गुड। वो कुछ बड़ी चीज की प्लानिंग कर रहे थे सर। इसके साथ और 2 लोग थे। आज रात को किले में कुछ काम खत्म करने की बात कर रहे थे सर। मतलब यहीं आसपास में रहते हैं वो? हाँ सर। दोबारा तो मैं फिर बुलाऊंगा, आ जाना। जरूर सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो राम। सर, मुझे मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज शाम में 7 बजे किले में कुछ होने वाला है सर। अच्छा, अगर मेरा शक सही निकला तो मुझे और पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी सर। तुम एक अच्छे ऑफिसर हो। आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। मैं कमिश्नर से बात करूंगा। पहले तुम ये पता लगाओ कि वहाँ क्या इनलीगल एक्टिविटीज चल रही है, तब तक रिस्क तुम्हारा है। यस सर। बी केयरफुल। थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अपने बाजू में रखिए। हमने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। आपकी तैयारी हो गई या नहीं, आप बताइए। ओह, तैयारी हो गई है। किसी को हमारे बारे में पता चला ना तो हम सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब तक जैसा मेंटेन करते आए ना वैसे ही मेंटेन करना होगा। फिक्र मत करो रफीक, सब कुछ आराम से हो जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो जनाब। यही वो किला है। इस पुराने किले के सिर्फ 2 ही एंट्रेंस हैं। अगर हम उसे ब्लॉक करके कवर करेंगे तो वो जरूर फंसेंगे। थक गए। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आई एम सो हैप्पी दीपू। तुम तो हैप्पी हो, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन? टेंशन लेने का नहीं, देने का डाले। सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं।
हो रही है। वो आने वाले हैं ना? हाँ वो पक्का आएंगे सर। ऐसा मौका फिर से नहीं मिलने वाला। ये सब क्या है सची? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? सब पता चल जाएगा। देखा पंडित? गुड रफीक, अच्छा अरेंजमेंट किया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर मेरे दोस्त के शरीर से भूत भगा रहे हैं सर। ओह, तू उसका भूत भगा रहा है? मैं तेरा भूत भगाऊंगा। मैंने क्या किया सर? क्या किया है? ये भूत क्या नहीं किया है, सब पता चलेगा। सर वो क्या है ना कि ये पूजा उसी के लिए चल रही है। चुप, बिना किसी सबूत के कोई बात नहीं करता ये राम गोपाल राव। बता, उदय कौन है ये तू अच्छी तरह जानता है ना? वो जो आत्महत्या करके मरा, मैं उसे जानता हूँ सर। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। वो मेरे भाई जैसा था सर। बोलो ना पंडित जी। वो क्या बोलेंगे? तूने ही उसका खून किया, उसे फांसी से लटकाया और फिर आत्महत्या बोल के अफवाह फैला दी। तूने उसे क्यों मारा सीधी तरह से बता दे। कुछ नहीं किया। अगर सच नहीं बताया तो यहीं पे इनकाउंटर कर दूंगा। सर बताता हूँ सर। बोल। नमस्ते भाई। भाई पैसे सुबह आके ले जाना। ठीक है भाई। और एकदम सुबह सुबह मत आ जाना। ओके भाई। भाई अगर हमें 10 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे? आपस में बांट लेंगे और क्या। हम में से कोई मर गया तो? अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है छोटू। अबे साले, मेरे दिमाग में एक आइडिया है तेरे लिए। हाँ, मरने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, तू ना मेरे भाई जैसा है, तुझे बिना दर्द दिए तेरी जान लूंगा। सभी लोग इंजेक्शन से दवा देते हैं और मैं तुझे हवा का इंजेक्शन दूंगा, है ना? बस हो गया मेरे भाई, हो गया। चैन से मरेगा, चैन से। तेरा आइडिया तेरे काम में ही गया, मर गया। इतनी कम उम्र में ही आत्महत्या कर दी तूने। मेरा भाई कैसा था, मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं किसके साथ दारू पीऊंगा? नस में एयर इंजेक्ट करता है, बहुत बड़ा डॉक्टर है क्या? यस, तुम्हारा अंदाजा सही है, लेकिन तुम लोग जितना सोच रहे हो उससे भी 10 गुना ज्यादा खजाना उस किले में गड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में निजामों ने बड़ी चालाकी के साथ अपना सारा खजाना
बहुत ही सुरक्षा से इस किले के नीचे गाड़ दिया था। वो खजाना किले में कहाँ है उसका पता मैं जरूर लगाऊंगा, लेकिन उस खजाने को वहां से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहते हैं 13 साल में एक बार पुष्प नक्षत्र में एक बड़ी पूजा करवानी होती है। 13 साल के बाद? हाँ, लेकिन उन 13 सालों को पूरा होने में अब सिर्फ 13 दिन ही बचे हैं। सिर्फ 13 दिन। और एक और जरूरी बात यह है कि उसे जमीन से बाहर निकालने के लिए हमें 5 जीवों की बलि चढ़ानी होगी। 5। ये तुम लोगों से हो पाएगा? अरे पंडित, थोड़े से पैसे के लिए अपने माँ बाप को भी बेचकर खाने वाले लोग हैं हम। अगर बोरी भर के सोना मिलेगा तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आगे का डिटेल बताओ तुम। अरे ये काम इतना आसान नहीं है रफीक, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। पैसे से दुनिया चलती है पंडित, काम कोई भी हो चलेगा। तो ठीक है, आज से ठीक 13 दिनों के बाद ठीक 7 बजे हम लोगों को पूजा शुरू करवानी होगी और हमें बलि चढ़ानी होगी। पानी में रहने वाले जीव की बलि, भूमि पर रहने वाले एक जीव की बलि और आकाश में उड़ने वाले एक जीव की भी बलि। इन सभी जीवों की बलि हमें देनी होगी। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, पुष्प नक्षत्र में जन्म हुआ। हमारे पूजा के समय तक एक ऐसा नर जो हमेशा से ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ऐसे मनुष्य की बलि चढ़ानी होगी। पंडित, तुमने जो कहा वो हम सारी चीजें ला सकते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए ऐसे आदमी को हम कहां से लाएंगे बताओ? हाँ, ये तुम लोगों को सोचना है। इन सबसे भी जरूरी है पुष्प नक्षत्र में जन्मा हुआ आदमी। अब बोलो, क्या तुम लोग ये काम कर सकते हो? हाँ, हो जाएगा। उस ब्रह्मचारी लड़के को मैं लेकर आऊंगी, बाकी का इंतजाम तुम लोग कर लेना। तुम लाओगी? किसे लाओगी और कैसे लेकर आओगी तुम? वो लड़का है ना दीपू, जो कि मेरे प्यार में पागल हुआ पड़ा है, उसे लेकर आऊंगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उस लड़की के बारे में बताने के लिए मैं दीपू के पास दौड़ा चला रहा था। किसी तरह से दीपू को तुमसे दूर रखना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मैंने दीपू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसे ये सोचकर छोड़ दिया कि डर से उसे कुछ हो न जाए। तुमने दीपू से दूर करने के लिए जब तुम दीपू के घर गई तो तुम्हें डराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन तुम इसे लेकर चली गई। हाँ, तुम दोनों को दूर करने की मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। तुम ड्रामा कर रहे हो या सच कह रहे हो ये मैं नहीं जानती, बट यस, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। इतना ही नहीं, इतने दिनों तक तुमसे प्यार का नाटक तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही किया मैंने। तुम्हें लगा तुमसे प्यार करती थी। ऐसा पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे मेहनत नहीं, शॉर्टकट से पैसे कमाने थे। अगर पैसे होंगे ना तो तेरे जैसे हजारों बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे मुझे। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ क्यों है तुम्हें पता है? क्योंकि पैसों की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। कर्जदारों का कर्ज न चुका पाने की वजह से मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। अब कैसे रहेंगे हम लोग? क्या किया ये आपने? उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी करूंगी, पर लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा कर रहूंगी। और तभी मुझे इस किले के खजाने के बारे में पता चला। जल्द से जल्द अमीर बनने का मुझे यही एक रास्ता नजर आया, लेकिन इतने बड़े किले में खजाना कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। इस बात का पता करने के लिए मैं इस पंडित और आर्कियोलॉजिस्ट से मिली। बाकी कामों के लिए मैंने रफीक, शफी और मुरली से कांटेक्ट किया।
हम हर रोज इस किले में आते थे, पर फिर भी हमें पता नहीं चला कि खजाना कहाँ है। उस दिन जब हम मार्केट में कुछ जरूरी बात कर रहे थे, तब तुम बीच में आ गए और तुम्हारी मारपीट और गुस्सा देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ ना हो इसलिए तुम्हारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया। इतना ही नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट की। खजाना मिलने के बाद उसके ज्यादा हिस्से ना करने पड़े, ये सोचकर मैंने टीम के एक एक आदमी को मारने का प्लान बनाया और उसके लिए रफीक को सुपारी दी। खून तुमने किया है इस बात का शक पुलिस को तुम पर हो। मैंने इसका भी प्लान बनाया पर हो नहीं पाया। अरे पंडित जी, आप अपनी पूजा शुरू करिए ना। सोचा तुम्हें जान से मार दूं, पर ऐसा नहीं कर पाया। ये पूजा न कर पाया, इसलिए मैंने इसे भी डराने की बहुत कोशिश की, पर इसने भी नहीं माना। मेरा कोई काम पूरा नहीं हुआ। इसे डराने से कुछ नहीं होगा, ये सोचकर मैंने इसका पीछा छोड़ दिया। फिर इसके पास गया। उस दिन 11वें दिन मैंने इसे डराने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी नाकामयाब हुई। फिर आखिरी में मैं इन लोगों के पास गया। ये लोग राक्षस हैं सर, राक्षस हैं। मेरे दीपू को इन लोगों से बचा लीजिए सर। सर प्लीज सर, किसी तरह मेरे दीपू को इनसे बचा लीजिए सर। प्लीज सर, बचा लीजिए सर, प्लीज सर, यही मेरी आखिरी इच्छा है सर। एक ऐतिहासिक स्मारक में खजाना है, ऐसी गलत बात फैलाकर इस काम को अंजाम देने के लिए और ये साजिश रचने के लिए, यानी एक इंसान का खून करने की कोशिश करने के जुर्म में नारायण पंडित और उनके चारों साथियों को ये अदालत आईपीसी सेक्शन 320 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। जब आत्मा की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो अपने मूल स्थान परमात्मा में मिल जाती है, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और अगर मनोकामना पूर्ण ना हो तो